हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। हम बात कर रहे थे साइंटिफिक टेक्निक्स एंड आर्कियोलॉजी के बारे में, और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे यूरेनियम सीरीज डेटिंग मेथड के बारे में। यूरेनियम सीरीज डेटिंग मेथड जो है वो एक तरीके से है तो आर्कियोलॉजिकल मेथड ही, क्योंकि हम सारे आर्कियोलॉजिकल मेथड्स ही कवर कर रहे हैं यहाँ पर, साइंटिफिक टेक्निक्स एंड मेथड्स यूज इन आर्कियोलॉजी। तो ये जो यूरेनियम सीरीज़ की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसी चीज़ें जो कि जिनकी एज 50,000 से 5 लाख साल पुरानी है, दे आर 50,000 टू 5 लाख ईयर्स ओल्ड, हम उसकी एज को पता लगा सकते हैं। यहाँ पर आप बोन्स और शेल्स की भी एज को पता लगा सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ ये काम करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा वो मैं अभी आपको थोड़ी देर के अंदर बताऊंगा, लेकिन फिर भी पता लगा सकते हो अगर लगाने को हो तो। लेकिन बोन्स और शेल्स की अगर आपको एज को पता लगाना है तो उसके लिए जो सटीक मेथड जो बैठता है फिर दैट इज़ इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड, जिसके बारे में जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने अपनी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करी थी। यूरेनियम सीरीज़ के अंदर हमें ऐसे पत्थरों की एज के बारे में पता लग जाता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए हैं, या जिनका अस्तित्व जो है उसके अंदर हमें कैल्शियम कार्बोनेट की झलक देखने को मिलती है जब वो बने होंगे कुदरती रूप से। मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ लेक्चर में आगे प्रोसीड करने से पहले। ये मेथड पर्टिकुलरली वैसे तो लिखा हुआ है कि रॉक्स रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट इसके लिए यूज़ होता है, लेकिन जो साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट हैं यूरेनियम सीरीज डेटिंग मेथड को आज के समय में जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं जो केव्स होती हैं ना, केव्स की एज को पता लगाने के लिए। एंड दिस मेथड इज़ वेरी हेल्पफुल। आजकल ये मेथड कुछ सालों से बहुत हेल्पफुल हो गया है आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्टों के लिए। केव्स के अंदर जो ये केव पेंटिंग्स होती है ना, उनकी एज को पता लगाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मददगार मेथड साबित हो रहा है ये यूरेनियम सीरीज डेटिंग मेथड। कैसे वर्क करता है ये मेथड, क्या होता है, इसको हम समझते हैं। यूरेनियम सीरीज डेटिंग मेथड को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको कहा जाता है एस, मतलब ये इसका दूसरा नाम भी है, मैं आपको बता रहा हूँ, यूरेनियम थोरियम डेटिंग मेथड। वैसे तो यहाँ पर सिर्फ यूरेनियम ही लिखा हुआ है, लेकिन कुछ कुछ रॉक्स के अंदर आपको यूरेनियम के साथ साथ ना थोरियम का मटेरियल भी देखने को मिलता है। और मैंने आपको बताया था कि कुदरती रूप से जो भी चीज़ आपको देखने को मिलती है वो पर्टिकुलरली ऐसे मिनरल्स की फॉर्म में देखने को नहीं मिलता है कि आप बोल दो पोटेशियम, आर्गन, यूरेनियम, थोरियम। मैंने आपको हमेशा से, जब से हमने टॉपिक स्टार्ट करा है साइंटिफिक टेक्निक्स एंड आर्कियोलॉजी, मैंने आपको लगातार एक ही बात बताई है कि हमें हर एक चीज़ आइसोटोप्स की फॉर्मेट के अंदर, आइसोटोप्स की फॉर्म के अंदर देखने को मिलती है। तो यूरेनियम और थोरियम के जो आइसोटोप्स होते हैं वो आइसोटोप्स किसी चट्टान में, किसी जो रॉक्स होती हैं उसके अंदर, पर्टिकुलरली केव्स के अंदर जो रॉक्स होती हैं, जो दीवारें हैं केव्स की, वहाँ पर हमें इनके आइसोटोप्स के जो बेसिकली कुछ अवशेष होते हैं वो देखने को मिलते हैं। उससे हम इसको पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उसकी एज कितनी है। ठीक है, तो उसका दूसरा नाम है यूरेनियम थ्योरियम। वो इसलिए है बिकॉज बहुत बार आपको किसी रॉक में जिसकी आप स्टडी करने जा रहे हो, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दे आर यूज टू स्टडी दोज रॉक्स विच आर 50,000 टू 5 लाख ईयर्स ओल्ड, तो वहाँ पर आपको यूरेनियम के साथ साथ कभी कभार थोरियम भी देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आप मुझे एक चीज़ बताओ मेगा, यूरेनियम और थोरियम जो है वो कहाँ यूज़ होता है? ये तो हम आर्कियोलॉजी के परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं, ये तो डेटिंग मेथड हो गया इसका, लेकिन यूरेनियम और थोरियम कहाँ यूज़ होता है? आजकल की दुनिया की जो इंसान है इनको कहाँ यूज़ करते हैं? बड़े सारे देश इनका क्या उपयोग करते हैं? बताओ, एनी आइडिया? शाबाश, शाबाश। न्यूक्लियर मिसाइल्स और जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं उनको बनाने में ये यूज़ होते हैं, ये यूरेनियम थोरियम। ठीक है,
न्यूक्लियर मिसाइल्स या जो एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं उनको बनाने में यूज़ होते हैं। बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं न्यूक्लियर मिसाइल्स एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह को बनाने के लिए। एक यूरेनियम होता है, एक थोरियम होता है, एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं प्लूटोनियम। ठीक है, लेकिन अभी हमारी डिस्कशन में प्लूटोनियम किसी काम का नहीं है, वो तो बस मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा था, एडिशनली पूछ रहा था आपसे कि न्यूक्लियर मिसाइल्स और एटॉमिक बॉम्ब्स में ये यूज़ होते हैं। तो मैं आपको जनरली एक चीज़ बता रहा हूँ फॉर योर नॉलेज एनहेंसमेंट दैट अपार्ट फ्रॉम यूरेनियम एंड थोरियम देर इज़ ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट कॉल्ड इज प्लूटोनियम, वो भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ये एक रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड है जिससे हम ऐसे रॉक्स की एज को पता लगाते हैं। हम बेसिकली ऐसे रॉक्स की या किसी एक चीज़ की एज को पता लगाने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके अंदर है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह की जो रॉक्स वगैरह होती हैं ये बहुत पुराने टाइम में जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल कंटेक्स्ट में बनी हुई होती हैं। तो ये मेथड के अंदर बेसिकली करा क्या जाता है, ये साइंटिफिक मेथड है और ये कुछ ज़्यादा ही साइंटिफिक मेथड है। हमें उसकी गहराइयों में नहीं जाना है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कोई भी जो मटेरियल होता है हम उसके आइसोटोप्स के थ्रू उस डेटिंग मेथड को, उसकी एज को पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर करा क्या जाता है, इस मेथड के अंदर जो यूरेनियम आइसोटोप्स होते हैं, यूरेनियम आइसोटोप्स के जो डिके चेन्स होती हैं उसको पता करा जाता है। पर्टिकुलरली अगर हम नाम दें, अगर हम बात करें तो दे आर 238U एंड 235U। उसके साथ साथ उनके जो डॉटर आइसोटोप्स होते हैं उसको भी कभी कभार फाइंड आउट करने की कोशिश करी जाती है, 230TH। अब यहां पर दोस्तों जो ये वर्ड है ना U, 238 और 235 वाला ये जो U है, ये U सिंबलाइज करता है यूरेनियम को। और कभी कभार ऐसी किसी कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थर या चट्टानों के अंदर जो केव्स होते हैं उनके अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपार्ट फ्रॉम यूरेनियम आपको जो थोरियम है वो भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ये जो TH है दिस इज यूज टू इंडिकेट थोरियम। तभी मैं आपको कह रहा था कि इस मेथड का दूसरा नाम जो है डेट इज यूरेनियम थोरियम डेटिंग मेथड। यूरेनियम के दो आइसोटोप्स को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, एक 238 नंबर वाला, एक 235 नंबर वाला, और उसके डॉटर आइसोटोप्स जो कि है 230, लेकिन वो यूरेनियम नहीं है, वो थोरियम है। तो इससे हमें एक टाइमलाइन बेसिकली पता लगती है कि कोई भी जो एक मटेरियल है या कोई पत्थर है या कोई चट्टान है, कोई केव है, रॉक है, केव है, कोई भी चीज़ है, अगर उसके अंदर उसकी जो फॉर्मेशन है वो कैल्शियम कार्बोनेट की माध्यम से हुई है पास्ट में, इन द पास्ट जियोलॉजिकल टाइम स्केल, या फिर आप कह सकते हो इन द पास्ट आर्कियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो उसके अंदर हम फिर उसकी एज को पता लगाते हैं। और ये हमने उस टेबल में देख लिया कि अगर वो 50,000 से 5 लाख साल पुराना भी है तब भी हमें उसकी जो एज है वो आराम से इस यूरेनियम सीरीज से या यूरेनियम थोरियम डेटिंग मेथड सीरीज से हमें आराम से उससे पता लग जाती है। तो ये मेथड काफ़ी यूज़फुल है फॉर डेटिंग दोस रॉक्स एंड केव्स या कोई चट्टाने पत्थर वगैरह
विच आर few thousands to several thousand years ago. इनफैक्ट अगर वो 5 लाख साल जितनी पुरानी भी है तभी हमें वो पता लग जाता है. तो बेसिकली अब हम ये जानते हैं कि ये मेथड जो है ये वर्क कैसे करता है. बहुत सारे मटेरियल के अंदर कुदरती रूप से ऐसा देखा जाता है कि कुदरती रूप से बड़े सारे जो मटेरियल्स हैं, स्पेशली अगर हम यहाँ पर बात करें बड़े सारे रॉक्स की, और वो रॉक्स जो हैं अगर केव्स वगैरह के अंदर अगर हमें देखने को मिलती हैं तो यूरेनियम उनके अंदर हमें देखने को मिलता है. हमें यूरेनियम का थोड़ा बहुत अवशेष उनके अंदर देखने को मिलता है, ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ आइसोटोप्स. लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है. दिस इज़ फाउंड ओनली इन ट्रेस अमाउंट्स. छोटे मोटे अमाउंट के अंदर हमें ये जो यूरेनियम के जो अवशेष हैं, उसके आइसोटोप्स के जो अवशेष हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है. और ये जो यूरेनियम होता है ये किसी भी मटेरियल के अंदर जब पाया जाता है तो ये अपने आप को रेडियो एक्टिव तरीके से डिके करता रहता है. उस डिकेइंग की प्रोसेस में होता क्या है, हमें और भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के डिफरेंट तरीके के यूरेनियम से निकले हुए जो आइसोटोप्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं इस प्रक्रिया में. जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने लिखा था यूरेनियम के 238, 235, उसके बाद फिर डॉटर आइसोटोप इससे निकल रहा है 230 TH. कभी कभार ये पाया जाता है किसी भी रॉक में, ठीक है, पत्थर चट्टानों वगैरह में, तो वो थोरियम का एक आइसोटोप होता है. ठीक है. तो यहाँ पर हम पता क्या लगाने की कोशिश करते हैं इस यूरेनियम सीरीज डेटिंग मेथड में, जिसको हम यूरेनियम थोरियम डेटिंग मेथड भी कहते हैं. हम बेसिकली यहाँ पर एक प्रकार से डिस इक्विलिब्रियम को पता लगाने की कोशिश करते हैं. ये डिस इक्विलिब्रियम क्या है? ये एक प्रकार से एक नॉट डिसबैलेंस, इट इज कॉल्ड एज इम्बैलेंस. हम यहाँ पर एक इम्बैलेंस को पता लगाने की कोशिश करते हैं. अस्थिरता को, स्थिरता होती है बैलेंस, मैं कह रहा हूँ अस्थिरता, इम्बैलेंस को पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एक पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर कितने अमाउंट ऑफ यूरेनियम आइसोटोप्स जो हैं वो हैं एज कंपेयर टू विद इट्स डॉटर आइसोटोप्स. कितनी मात्रा में डॉटर आइसोटोप्स हैं, कितनी मात्रा के अंदर यूरेनियम आइसोटोप्स हैं. पर्टिकुलरली हम इससे ये देखने की कोशिश करते हैं, अगर हम इसको इजी लैंग्वेज के अंदर समझें, कि कितनी ग्रोथ हुई है 230 TH की, थोरियम की, जो कि एक डॉटर आइसोटोप है, फ्रॉम इट्स पेरेंट आइसोटोप जो कि यूरेनियम का आइसोटोप होता है 234U. ठीक है. जो 234 ये जो यूरेनियम का आइसोटोप है, हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं इस मेथड के अंदर कि ये जो एक पेरेंट आइसोटोप है, इस 234 यूरेनियम आइसोटोप से कितने 230 थोरियम आइसोटोप मिले हैं. उससे हमें एक एज पता लग जाती है. अब ये मेथड वर्क कैसे करता है, लेबोरेटरी में करा क्या जाता है, कैसे इनको सेपरेट करा जाता है. हमें दोस्तों वैज्ञानिक नहीं बनना है, हमें साइंटिस्ट नहीं बनना है, हमें ना ही लेबोरेटरीज में काम करना है, तो उतना डिटेल में जाने की कोई नीड नहीं है, ना ही कोई एग्जाम ये सब चीज़ें आपसे पूछने वाला है. ठीक है. ये जो मेथड है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको केव फॉर्मेशंस वगैरह की स्टडी को करना है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेथड ये साबित होता है. स्पेशली दिस मेथड इज यूज्ड फॉर डेटिंग certain structures which are known as speleothems. अब स्पीलियोथेम्स जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो नाम है, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ये बेसिकली केव फॉर्मेशंस के साथ एसोसिएटेड है. जो केव्स बनते हैं उनकी फॉर्मेशंस के साथ एसोसिएटेड है, और वो पर्टिकुलरली दो तरह की होती है. जैसा कि मैंने आपको ज्योग्राफी की क्लासेस में करवाया था, आपने ये टर्म सुने होंगे 9th क्लास की तमिलनाडु के अंदर. इनफैक्ट हमारी जो ज्योग्राफी होती है NCERT वाली क्लास 11th के अंदर, हम ज्योग्राफिकल फॉर्मेशंस के अंदर केव के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं स्टैलेग्माइट्स की,
और स्टेलेक्टाइट्स की। अब ये स्टेलेग्माइट्स एंड स्टेलेक्टाइट्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, ये मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले आप देखो स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट, ये डायग्राम देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। स्टेलेग्माइट जो होता है, किसी आप केव के अंदर जाते हो, जमीन की तरफ से जो ऐसे स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं, चाहे फिर वो कीलो वाले हो या फिर थोड़े से कोनिकल हो, यानी कि वो जमीन से उठ रहे हैं, वो स्टेलेग्माइट है। और ऊपर की तरफ से, दीवार की तरफ से, जो केव की जो छत है उसकी तरफ से जो कीले लटक रही है, वो स्टेलेक्टाइट है। तो यानी कि आप ये कह सकते हो, अगर इस डायग्राम की तरफ अगर आप यहां पर देखो, ये नीचे वाला, ये जो जमीन की तरफ ये जो बेस है, ये वाला स्ट्रक्चर है जो आपको कोनिकल या थोड़ी से नोकीले दिख रहे हैं, ये है सारे के सारे आपके स्टेलेग्माइट। और ऊपर छत की साइड से जो कीले जो ये जैसे टपक रही हैं, ये हैं आपके स्टेलेक्टाइट। ठीक है, दीज आर स्टेलेग्माइट। ऊपर वाले जो हैं दे आर स्टेलेक्टाइट। और ये बेसिकली केव्स के अंदर ये जो सैंड वगैरह होती है उसके एक प्रकार से, जैसा कि हमने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा था, ये सॉल्ट फॉर्मेशंस होते हैं। ये सॉल्ट्स और केव के अंदर ये जो पानी वगैरह होता है उससे धीरे धीरे जमा होते होते, जैसे जैसे साल वक्त ज़माना बीतता चलता है, तो आफ्टर सो मैनी ईयर्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं किसी केव के अंदर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक ज्योग्राफी वाली बात। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स की एज को पता लगाना है, अगर हमें स्टेलेग्माइट या स्टेलेक्टाइट जैसे स्ट्रक्चर्स की एज को पता लगाना है, उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित होते हैं। आप इसको वैसे अप्लाई और भी चीज़ों के लिए कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी बस एक लिमिटेशंस आती हैं। आप इसको यूज़ इसलिए भी कर सकते हो अगर आपको एज पता लगानी है, जैसा कि लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, शेल्स की, ठीक है, बोन्स की, किसी इंसान या जानवरों के दांतों की, अगर आपको एज पता लगानी है तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसके लिए जो ज़्यादा बढ़िया जो मेथड है वो हमने पढ़ा था, वो इलेक्ट्रॉन स्पिन्स रेजोनेंस मेथड ज़्यादा बेटर तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज ये आता है, अगर आप शेल्स, बोन्स या टीथ की एज को पता लगाने जाओगे तो एक कॉम्प्लेक्सिटी जो यहाँ पर पैदा होती है, अगर आप इस मेथड को यहाँ पर अप्लाई कर दोगे फॉर फाइंडिंग द एज ऑफ शेल्स, बोन्स एंड टीथ, वो कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि यूरेनियम जो है ना, यूरेनियम का किसी भी एक मटेरियल के अंदर एक नेचर होता है जो कि काफ़ी नोटोरियस नेचर है। यूरेनियम कभी कभार माइग्रेशन के मोड में आ जाता है। माइग्रेशन के मोड में आने का मतलब ये है कि यूरेनियम हो सकता है कि उस मटेरियल के अंदर ज़्यादा टाइम तक, ये छोटे छोटे जो मटेरियल्स होते हैं शेल्स, बोन्स एंड टीथ, उसके अंदर ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ पर टिका न रहे। और हर प्रकार के शेल्स, बोन्स एंड टीथ्स के अंदर आपको जो यूरेनियम की जो मात्रा है वो इंटैक्ट होकर सेम तरीके से मिलती नहीं है। इनफैक्ट ज़्यादातर के अंदर तो आपको बिल्कुल भी यूरेनियम या यूरेनियम के जो आइसोटोप्स हैं, फिर चाहे वो उसके पेरेंट आइसोटोप हो खुद या फिर डॉटर आइसोटोप्स हो इन द फॉर्म ऑफ थोरियम, वो आपको देखने को मिलते नहीं है। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि छोटे छोटे ये जो शेल्स, बोन्स एंड टीथ्स हैं, इसके अंदर यूरेनियम की जो प्रेजेंस है वो हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। लेकिन इतने बड़े अगर आप केव्स की, किसी पत्थर चट्टान की स्टडी करने आप जा रहे हो, तो वहाँ पर संभावना ये है कि 90% केसेस के अंदर आपको यूरेनियम, यूरेनियम के आइसोटोप्स, थोरियम या थोरियम के आइसोटोप्स जो हैं, जो कि बेसिकली डिराइव तो यूरेनियम से ही होते हैं, वो आपको कम या ज़्यादा मात्रा के अंदर डेफिनेट तौर से देखने को मिल ही जाएंगे 90 to 95% केसेस के अंदर। बट there is least probability of finding uranium, thorium and its isotopes in shells, bones and teeth। अप्लाई करने को आप कर सकते हो, लेकिन यूरेनियम अगर उनसे माइग्रेट कर चुका होगा पास्ट में, तो फिर वो पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मेघा बात समझ में आई अच्छे से? बताओ, कोई डाउट तो नहीं? कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा है ज़्यादा? ओवर साइंटिफिक तो नहीं हुआ? क्लियर है ना? ठीक है, रिवीजन करते रहना बस। उसके बाद हम इनकी एप्लीकेशंस के बारे में जानते हैं इस मेथड के, कि ये कहाँ का एप्लीकेबल होता है, ये वाला आर्कियोलॉजिकल एंड साइंटिफिक मेथड। ठीक है, एक तो जियोलॉजी के अंदर ये एप्लीकेबल है।
जियोलॉजी होता है जब आप अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बेसिकली स्टडी करते हो। तो अगर आपको पुरानी जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं उनकी अगर एज को पता लगाना है, लाइक किसी एक जगह पर कोई एक मिनरल डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, और जो ये मिनरल डिपॉजिट्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगे इन माइंस, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको किसी जो लेक बेड्स जो हैं, जो लेक की जो अंदर जो ज़मीन है उसकी एज वगैरह को पता लगाना है, ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेथड होता है ये, ठीक है, यूरेनियम सीरीज़ डेटिंग मेथड। उसके अलावा इसकी एप्लीकेशन जो आर्कियोलॉजी की फील्ड में है वो आप ऐसे जान सकते हो कि कोई भी चीज़ आपको जो गड़ी खुदी हुई मिली हुई है या जिसको आप बेसिकली स्टडी कर रहे हो किसी केव वगैरह के अंदर जाकर, तो अगर उसके अंदर आपको ये पता लगता है कि ये चीज़ कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है तो आप उसकी एज को पता लगा सकते हो। और इसके अलावा दिस मेथड हैज़ एप्लीकेबिलिटी इन पेलियो एनवायरमेंटल स्टडीज़। पेलियो एनवायरमेंटल स्टडीज़ बेसिकली क्या है, आप पास्ट के एनवायरमेंटल कंडीशंस को या एनवायरनमेंट को लाइक इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमेट वगैरह आप उसको डिकोड करना चाहते हो। लाइक एग्जांपल के लिए आप इसी को देख सकते हो, लाइक जो पुराने समय के अंदर जो कोई लेक बेड्स वगैरह बनी थी या उस टाइम से बेसिकली आप एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो कि उस टाइम पर जो सी टेम्परेचर होता था, लेक टेम्परेचर होता था, वो कितना ज़्यादा नीचे माइनस में होता था या कितना ज़्यादा गर्म वाला होता था, मिनिमम और मैक्सिमम रेंज कितनी थी, वायु का तापमान वगैरह कैसा था, तो उसके लिए भी ये काफ़ी मेथड यूज़फुल माना जाता है, ठीक है। और इसके एडवांटेजेस जो आजकल जो यूज़ करे जाते हैं मैंने आपको बता दिया था ये लेक्चर की स्टार्टिंग में ही कि आजकल ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है इन द डोमेन ऑफ आर्कियोलॉजी एंड फॉर साइंटिस्ट जब वो केव आर्ट को स्टडी करते हैं, ठीक है, केव्स के अंदर केव आर्ट्स को जो स्टडी करते हैं, क्योंकि केव आर्ट जो है उसके नीचे जो बेस है जिसके ऊपर वो पेंटिंग करी गई है वो एक तरीके से कैल्साइट की क्रस्ट है। कैल्साइट की क्रस्ट का कहने का मतलब ये है कि वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई वो दीवारें हैं, वहाँ पर हम उसकी एज को पता लगा सकते हैं। तो हमें ये पता लग सकता है कि ये जो केव आर्ट्स वगैरह हैं या जो केव्स हैं वो कितनी पुरानी है। इसकी लिमिटेशन बस एक ही है, जैसा कि हमने ऊपर यहाँ पर एक टर्म यूज़ करा था यूरेनियम का माइग्रेशन। तो यूरेनियम का माइग्रेशन इस मेथड के लिए अपने आप में ये एक लिमिटेशन है यूरेनियम सीरीज़ मेथड को लेकर, ठीक है। ये मेथड जो है ये बड़े सारे फैक्टर्स से अफेक्ट होता है, जैसे यूरेनियम माइग्रेशन जिसको हम यूरेनियम मोबिलिटी भी कहते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, ठीक है, क्योंकि इसका एक हमें जो बिहेवियर देखने को मिलता है जिसको आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट एक नाम देते हैं, वो नाम यूज़ करते हैं कि यूरेनियम हैज़ ओपन सिस्टम बिहेवियर, ठीक है। ओपन सिस्टम बिहेवियर का मतलब ये है कि ऐसा देखा जाता है कि व्हेन इट कम्स टू बोथ यूरेनियम एज वेल एज थोरियम, तो ये किसी भी चीज़ के अंदर एंटर कर जाते हैं और एग्जिट भी फिर कभी कभार कर जाते हैं। जब वो सैंपल फॉर्म हो जाता है, उसका फॉर्मेशन हो गया, मान लो पास्ट में कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए किसी केव का कंप्लीट फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, साइंटिस्टों ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि यूरेनियम और जो थोरियम है वो कभी भी यहाँ पर जो दीवारें हैं, जो चट्टानें हैं, जो स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर यूरेनियम और थोरियम किसी भी टाइम पर एंटर कर जाता है और किसी भी टाइम पर एग्जिट कर जाता है, यानी कि इसके अंदर कोई स्थिरता नहीं है। अब क्योंकि स्थिरता नहीं है इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया था
कि हम किसी भी चीज़ की एज को विद रिस्पेक्ट टू यूरेनियम एंड थोरियम पता लगाते हैं थ्रू इट्स डिसइक्विलिब्रियम। इम्बैलेंस से हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जितनी मात्रा के अंदर अगर यूरेनियम है तो उसका जो डॉटर आइसोटोप है, थोरियम हो या कुछ और हो, तो वो उतनी मात्रा में उसके साथ होना तो चाहिए, लेकिन अगर इसके बीच में एक इम्बैलेंस है तो हम उससे एज को पता लगाते हैं। लेकिन कभी कभार ये इम्बैलेंस इतना बड़ा होता है जिसको नाम दिया जाता है एज ओपन सिस्टम बिहेवियर, कि यूरेनियम और थोरियम उस स्ट्रक्चर को छोड़ के ही निकल गए, वो बाहर ही निकल गए उससे। फिर हमें एज पता जो है जो पता लगाई जा रही है एज, उसकी एक्यूरेसी हमारे सामने नहीं आ रही। और ऐसा जनरली होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ होता है जब आप शेल्स की, बोन्स की या टीथ की एज को पता लगाने की कोशिश करते हो। यहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो ये दोस्तों हमने कंप्लीट करा साइंटिफिक टेक्निक्स इन आर्कियोलॉजी के अंदर यूरेनियम सीरीज़ को, जिसको हम यूरेनियम थोरियम डेटिंग मेथड भी कहते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अपने आखिरी साइंटिफिक टेक्निक्स इन आर्कियोलॉजी के बारे में। उसके बाद आपका ये जो फ्लो है थ्योरी का, ये आराम से चलता चलेगा इस चैप्टर के अंदर, लेकिन ये जो चीज़ें थी ये समझाना आपको ज़रूरी थी। इसको हम कहते हैं फ्यूजन ट्रैक डेटिंग मेथड। ये कैसे वर्क करता है इसको हम सीखेंगे अगले लेक्चर के अंदर। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।